जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब? खैरियत से? अच्छा, ये जो ना आज दूसरी वीडियो है आज की। ये एक्चुअली मैंने कल नहीं बनाई थी, तो इसलिए आज 2 बना के भेज रहा हूँ आपको। इसके अलावा मंडे टू फ्राइडे डेली एक-एक वीडियो जो है ना मैं बना के सेंड करूँगा। और इसमें हम बेसिकली बिल्कुल स्क्रैच से शुरू करेंगे, ठीक है? इसमें भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, कोई कंसर्न है, आप पूछ सकते हैं, ठीक है? और जो चीज़ें मुझे पता होंगी मैं आपको आपके साथ शेयर करूँगा, जो मुझे नहीं पता होंगी मैं आपको ढूँढ के शेयर कर दूँगा आपके साथ, ठीक है? अच्छा, जब मैंने ई-कॉमर्स पे काम स्टार्ट किया न्यू, तो मेरा मुझे क्यूरियोसिटी थी, मैं जानना चाह रहा था कि ई-कॉमर्स एक्चुअली शुरू कब हुआ? कैसे हुआ शुरू? ठीक है? तो इसके लिए मैंने कुछ वेबसाइट्स जो हैं जिनमें से एक विकिपीडिया जिसके बारे में सबने सुना होगा, वो उसको मैंने देखा, तो वही मैं आज के साथ आप लोगों के साथ आज शेयर करने वाला हूँ। अच्छा, इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि ई-कॉमर्स स्टार्ट कब हुई। इसमें 1990s, अर्ली 1990s इसमें ई-कॉमर्स एक कह सकते हैं कि एक तरह से स्टार्ट हुई। वो कैसे कि इंटरनेट पब्लिकली अवेलेबल, ठीक है? लोगों के लिए इंटरनेट को अवेलेबल किया गया। और मैंने काफ़ी काफ़ी लेट मैंने जो है ना इंटरनेट यूज़ करना स्टार्ट किया, गालबन 2000 कह सकते हैं 10-11 में। हाँ, तो उससे पहले मुझे आइडिया नहीं था वो कि किस तरह से काम करता है। पहले मैंने देखा था कार्ड होते थे जो बेसिकली इंटरनेट को रिचार्ज करने के लिए यूज़ किए जाते थे। वो मैंने देखे ज़रूर हैं लेकिन मैंने कभी यूज़ नहीं किया उनको। अच्छा, अब सबसे पहली जो चीज़ ऑनलाइन सेलिंग में रिकॉर्ड हुई वो हुई थी 1994 में, ठीक है? वो एक म्यूज़िक बैंड है स्टिंग्स। तो इनकी जो ना सीडी सेल हुई थी ऑनलाइन, ठीक है? म्यूज़िक सीडी जो है ना वो उनकी सेल हुई थी और उसकी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हुई थी 1994 में, ठीक? उसके अलावा बहुत सी कंपनी जो थी वो अपना कैटलॉग जो है ना ऑनलाइन रिप्रेजेंट करती थी। अपनी वेबसाइट नहीं कह सकते, उनके उनके होते कैटलॉग ही थे। जिस तरह हम आजकल कैटलॉग देखते हैं, मे बी आप लोगों को आइडिया है कि नहीं, बल्कि आप ऐसे कीजिएगा, सर्च करने आपने मुख्तलिफ कंपनीज़ के जो है ना कैटलॉग, आपको आइडिया होगा आजकल के कैटलॉग जो है ना और जो 90s में जो कैटलॉग थे उनमें क्या डिफरेंस था। आजकल जो कैटलॉग हैं वही एज अ वेबसाइट यूज़ होते थे। अच्छा, इसके बाद अच्छा मैं इसका थोड़ा सा बताता चलूँ। कैटलॉग बेसिकली होते हैं एक हार्ड फॉर्म सॉफ्ट फॉर्म होती है जिसमें आप जितनी भी प्रोडक्ट्स या सर्विसेज सेल कर रहे हैं सबके बारे में डिटेल में लिखा होता है, ठीक है? इसी को कैटलॉग कहते हैं। उसके बाद हम आगे देखेंगे 1994 टू 2000 का एरा। अच्छा, ये जो एरा था ना इसमें बहुत सी एडवांसमेंट हुई। वो कैसे कि 1994 में अमेज़न ने काम स्टार्ट किया और ये बेसिकली बुक्स बुक स्टोर था जेफ बेज़ोस का, और ये ऑनलाइन बुक सेल करते थे। और आज देखें वो कौन सी चीज़ है जो ये कवर नहीं कर रहे, ठीक है? अब इसको एज एन एग्जांपल लिया बहुत सी कंपनीज़ ने, ठीक है? कि आप ऑनलाइन चीज़ें सेल कर सकते हैं, ना कि सेल कर सकते हैं, आप पूरी दुनिया में कहीं भी उसको डिलीवर कर सकते हैं। इसी के साथ जो है ना ईबे बनी 1995 में। ये बेसिकली एक सी टू सी था, जैसे हमने पहले डिस्कस किया, कस्टमर टू कस्टमर। इसमें ऑक्शंस होती हैं, लोग
जो है ना बोली लगाते हैं, अगला बंदा किसी भी रेट पे उसको जो है ना परचेज़ कर सकता है, बाय कर सकता है सॉरी। तो इसमें पर्सन टू पर्सन सेलिंग थी। उसके बाद जब पेपॉल आया, ये आया था 1998 में। तब इसने जो ऑनलाइन पेमेंट थी उसको और ज़्यादा सेव कर दिया। अ, और इसने नो डाउट ई कॉमर्स पे बहुत अच्छा इफेक्ट डाला। अच्छा, आपको पता है कि पेपाल का जो ऑनर था प्रीवियस, उसमें भी इलॉन मस्क उनमें से भी एक था, ठीक है। उसने पेपाल को फिर आगे सेल किया था। अच्छा, इसके बाद जो नेक्स्ट इरा आता है वो है 2000 टू 2010, सॉरी। अच्छा, इस पे क्या हुआ? बहुत सी नेशनल इंटरनेशनल बिजनेस ने अपनी वेबसाइट्स बनाना स्टार्ट की, ठीक है। इतनी अच्छी नहीं थी जितनी आजकल होती, लेकिन ऑनलाइन प्रेजेंस उनकी उन्होंने जो है ना 2000 में जाके स्टार्ट की, और ये SSL इनक्रिप्टेड होते थे तब से ही। आ, अगर तो कोई इसके टेक्निकल टर्म्स को जानता है कि HTTP और HTTPS में डिफरेंस क्या होता है, ये एस का, ये SSL की वजह से ही होता है। ये जो एस है ये रिप्रेजेंट करता है कि ये जो वेबसाइट है जो HTTPS से स्टार्ट हो रही है वो सिक्योर है, SSL उसका इनक्रिप्टेड है, ठीक है। इस वेबसाइट को इतना सिक्योर नहीं जाना जाता, और इस वेबसाइट पे जो भी ई कॉमर्स की इस टाइम पे जो भी ई कॉमर्स की वेबसाइट होती है उसको सिक्योर नहीं मानते, और ना ही लोग उस पर परचेज़ करना पसंद करते हैं। गूगल गूगल जो है ना आपको खुद नोटिफिकेशन देता है कि ये वेबसाइट सिक्योर नहीं है, ठीक है। तो SSL इंक्रिप्शन बहुत ज़रूरी होती है, और अगर हम वर्डप्रेस पे जब काम करेंगे तो वो ये लाजमी हम इस चीज़ को जो है ना अवेल करेंगे। अच्छा, इसके बाद क्या हुआ 1999 में, अली बाबा ने काम स्टार्ट किया। अच्छा, अब ये स्टार्ट से ही होल सेल में है, ठीक है। ये मुख्तलिफ बिजनेसेस को रॉ मटेरियल प्रोवाइड करते हैं और मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करते हैं, और ये इनका बेसिकली मकसद सिर्फ ये था कि ये चाइना की सेल को एक्सपोर्ट कर सके। चाइना एक बहुत बड़ी बड़ी मार्केट थी, और वहाँ पे जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग होती है ना वो चाह रहे थे कि उसको एक्सपोर्ट करें, तो ये उसको एक्सपोर्ट करने का एक तरीका था अली बाबा ना। अच्छा, इसके बाद उसी दौरान 2005 में अमेज़न प्राइम, अमेज़न प्राइम बेसिकली जिस तरह हम आज जानते हैं ये वो चीज़ नहीं है। अमेज़न प्राइम अब ये एक जिस तरह एक नेटफ्लिक्स है उसका कंपेटिटर है अमेज़न प्राइम, लेकिन ये उस वक्त पे जब ये स्टार्ट हुआ अमेज़न प्राइम का मतलब ये था कि अमेज़न जो डिलीवरी देता है, अमेज़न प्राइम में वही डिलीवरी आपको जल्दी मिल जाती है, ठीक है। कि वो आपकी शिपिंग फास्ट हो जाती है इससे। ये आपको चार्ज ज़्यादा करते थे उस चीज़ का, लेकिन शिपिंग आपको उसकी जल्दी हो जाती थी। अच्छा, उसके बाद 2004 में आई फेसबुक, और 2010 में आई इंस्टाग्राम। एट दैट टाइम मार्क ज़करबर्ग इसको ऑन नहीं करता था, ठीक है। ये एक इंडी कंपनी थी। इंडी कंपनी का मतलब ये है जो न्यू स्क्रैच से बनी हो, उसके ज़्यादा सारे इन्वेस्टर ना हो, उन्होंने खुद अपने आप को मार्ज़ वजूद में लाया हो, तो उस चीज़ को इंडी कहते हैं।
जो खुद बनी हो विदाउट एनी फंडिंग्स और इन्वेस्टमेंट्स, ठीक है। तो ये स्टार्ट से ही चैनल बन गए थे कि जिसमें हम अपनी जिस तरह कहते हैं ना इश्तिहार देना, वहाँ पे प्रॉपर एड्स वगैरह का तो सिस्टम तो बहुत बाद में जाके आया, लेकिन वहाँ पे ऑनलाइन प्रेजेंस थी आपके बिजनेस की ना एक। तो उस चीज़ में ये 2004 और ये 2010 से ही काम आरम्भ है। अच्छा, उसके बाद जो लेटेस्ट इरा चल रहा है 2010 से 2020 का, मोबाइल शॉपिंग। इसमें क्या हुआ कि मोबाइल अब ऑब्वियसली आप ऑनलाइन परचेज़ करने के लिए बहुत कम लोग होंगे जो लैपटॉप वगैरह यूज़ करते हैं या पीसी यूज़ करते हैं। ज़्यादातर शॉपिंग वगैरह अब हम अपने अपने जो मोबाइल से ही करते हैं। इसमें दराज है, ओएलएक्स है, अमेज़न से अगर परचेज़ करते हैं हम कुछ, ठीक है। सिर्फ आजकल की परचेजिंग मेरे ख्याल से ज़्यादा से जो है ना इंस्टाग्राम पेजेस के थ्रू होती है। दराज पे लोग इतना नहीं जाते क्योंकि ट्रस्टवर्थी नहीं रहा। बहुत सी वेबसाइट्स जो है ना अगर तो वो काफ़ी देर से काम कर रही हैं, ट्रस्टवर्दी हैं, तब ही उनसे सेल होती है। अदरवाइज़ हम जो है ना उनकी वेबसाइट से लेना पसंद नहीं करते। मैंने खुद लास्ट टाइम 2-3 परचेज़ जो ऑनलाइन किए वो इंस्टाग्राम पेजेस से ही किए हैं, जिसके फॉलोअर्स ऑथेंटिक हों, जिनके रिव्यूज़ ऑथेंटिक हों। ये चीज़ें जो ना ट्रस्ट जिस पे हमने लास्ट लेसन में बात की थी, बहुत अहम होता है। नज़र नहीं आ रहा, अच्छा ये लिखा हुआ। अच्छा, तो ये चीज़ें जो है ना बहुत अहम होती हैं। अब मोबाइल शॉपिंग की जब स्टार्ट हुआ तो उससे काफ़ी ज़्यादा जो है ना शॉपिंग ईज़ी हो गई है और इसका ट्रेंड बहुत ज़्यादा सेट हो गया है। तो हमने भी फ़ोकस यही करना है कि जब हम अपनी वेबसाइट को डिज़ाइन करेंगे, उसको हमने क्या करना है, मोबाइल फ्रेंडली एक टर्म होती है जो कि आपकी वेबसाइट जो है मोबाइल पे किस तरह से शो होगी, और हर वेबसाइट को मोबाइल फ्रेंडली करना लाजमी होता है क्योंकि आपकी ज़्यादातर एक्सेस जो मोबाइल के थ्रू होती है अगर आपकी एक ई कॉमर्स वेबसाइट है, ठीक है। और जो मार्केट प्लेसेस हैं, जिस तरह से हमने बात की पहले, दराज है, अमेज़ोन है, ईबे है, ये ऑलरेडी मोबाइल फ्रेंडली होती हैं, तो इसलिए हमें इस पे मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होती। हमें सिर्फ अपने प्रोडक्ट्स लगानी है और उनको सेल करना स्टार्ट करना। आपको सही से नज़र आ रहा है? अच्छा, सिर्फ प्रोडक्ट्स लगानी है और उनको सेल करना स्टार्ट करना है। तो ये हमारी सरदर्दी नहीं होती उसकी, उसको मोबाइल फ्रेंडली भी करें, लेकिन इसमें कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। अच्छा, वो खैर ये तो जो ना बातें बात की हैं। अभी हम बात कर रहे थे कि मोबाइल इरा स्टार्ट हुआ है, इसमें जो है ना सोशल मीडिया और शॉपिंग मिक्स हो गए। फिर यहाँ पे आके जो ना इंस्टाग्राम, फेसबुक और एड्स वगैरह ने टेक ओवर कर लिया हमारी ई कॉमर्स को। अच्छा, उसके बाद जो सबसे बड़ा चेंज आया ना अब तक हिस्ट्री में, वो था कोविड-19। कोविड-19 में इतने बिजनेसेस ने जन्म लिया ऑनलाइन, इतने बिजनेसेस आए कि अ, उसकी जो ना अभी तक कैलकुलेशंस ही नहीं हो पाई, ठीक है। इसकी एक डेडिकेटेड ब्लॉग था इस पे और रिसर्च की थी मेरे ख्याल से मैकेंसी ने। अगर मुझे उसकी जो ना लिंक मिलता है तो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगा, ठीक है। तो आप लोग उसको पढ़िएगा, बहुत अच्छा उसका जो ना आर्टिकल लिखा हुआ है। अच्छा, इसमें हमने खुद देखा है कि कितने लोगों ने जो ना ऑनलाइन काम स्टार्ट किया, जो ना घर बैठे कैसे कर रहे हैं जी, इंस्टाग्राम पेज के थ्रू, ठीक है। इसमें फेसबुक मार्केट प्लेस, और एक चीज़ जो मुझे जो ना बहुत ज़्यादा फैसिनेटिंग लगती है वो है व्हाट्सएप। व्हाट्सएप के स्टेटस और पता नहीं क्या क्या पे है ना सेल कर रहे हैं। तो ये चीज़ें बहुत कॉमन हो गई थी।
और इनसे नो डाउट सेल भी होती थी, उनको प्रॉफिट भी था इस चीज़ में। तो ये इन चीज़ों का जो है ना कोविड-19 में बहुत अच्छा यूज़ हुआ, और वहाँ तब की बनी कंपनीज़ बहुत सी ऐसी हैं जो अब बहुत अच्छा काम कर रही हैं, ठीक है? अब उनके फिज़िकल स्टोर्स भी हैं, उन्होंने 2-3 बनाए हुए हैं। जैसे अ, मेरे अभी माइंड में नहीं आ रहा है। खैर मैं ये जो ना इसको याद रखूँगा, शेयर एग्ज़ाम्पल्स, और ये मैं ना ग्रुप में इसकी एग्ज़ाम्पल्स शेयर करूँगा, ठीक है? अच्छा, इसके बाद हम देखते हैं अगले टॉपिक पे चलते हैं। अच्छा, मेरी ना आदत है ऐसे छोटा-छोटा करके लिखने की, तो अगर तो आपको सही नज़र आ रहा है तो वेल एंड गुड, लेकिन अगर थोड़ा-सा मसला बन रहा है तो मुझे बताइएगा, तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं इसको अच्छा-अच्छा करके लिखूँ बड़ा-बड़ा। मैंने ना फ़्लो में लिखता हूँ तो मिस हो जाता है। अच्छा, करंट ट्रेंड्स क्या चल रहे हैं जो हमें पता होने बहुत ज़रूरी है। ये है एआई एंड चैटबॉट्स। इसमें एआई तो बहुत बाद में आया, बहुत बाद में आया। सबसे पहले जो इसमें इंट्रोडक्शन हुई थी वो थी चैटबॉट्स की। चैटबॉट्स बेसिकली काम इस तरह से करते हैं, कुछ क्वेश्चंस होते थे लिमिटेड से, वो ऑलरेडी हम उसको इनपुट दे देते थे चैटबॉट को। अगर कोई वो क्वेश्चन पूछता था तो उसका आंसर भी हम चैटबॉट को दे देते थे कि अगर कोई हमसे ये क्वेश्चन पूछता है तो उसका आंसर आपने आगे से ये देना है और ये ऑप्शन दे देने हैं। अगर उनमें से ऑप्शन ये चूज़ करता है आगे आपने इस तरह से उसको गाइड करना है। तो इसलिए अगर हम अपनी वेबसाइट पे 24 और 7 डेज़ अवेलेबल ना भी हों तो चैटबॉट जो है ना हमारी पोटेंशियल क्लाइंट्स को, कस्टमर्स को जो हमारी वेबसाइट पे आते थे उसको अच्छे से गाइड कर देते थे। अच्छा, तो मैंने सबसे पहले जो चैटबॉट का इस्तेमाल किया था वो थी कैटालिक टेक। एक वेबसाइट थी जहाँ पे मैं जॉब भी करता था लाहौर में, उनकी वेबसाइट मैंने डिज़ाइन की थी, उसमें मैंने चैटबॉट का इस्तेमाल किया था, ठीक है? और ये काफ़ी जो है ना अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा इनका। काफ़ी हेल्पफुल होते हैं क्योंकि ऑब्वियसली अगर चैटबॉट नहीं होंगे और कस्टमर्स का कोई क्वेश्चन होगा, ऑब्वियसली हम किसी वेबसाइट पे जाते हैं तो अगर हमें कोई चीज़ समझ नहीं आती है, जो हम ढूंढ रहे हैं वो हमें नहीं मिलता, हमारी कोशिश होती है कि हमें फ़ौरन से कोई गाइड करे इस बारे में, ठीक है? तो अगर तो हमें प्रॉपर गाइड मिलती है तो हम बाय कर लेते हैं, अदरवाइज़ जो ना हम वो चांस नहीं लेते, उस पे रिस्क नहीं लेते। तो ये जब कंपनीज़ ने देखा कि इस तरह से जो ना हम तो मिस कर जाएंगे क्योंकि हर वक्त ऑनलाइन नहीं हो सकते, तो उन्होंने पहले तो एक प्रॉपर इसकी टीम हायर होती थी, जो कस्टमर सर्विस की टीम हायर होती थी, जो 24/7 अवेलेबल होते थे। आप उनको कॉल कर सकते थे, मैसेजेस कर सकते थे, तो ईमेल भी कर सकते हैं, लेकिन ईमेल एक बहुत लंबा प्रोसेस है और वो बहुत टाइम लगता है उसका रिस्पॉन्स आने में ना। तो जब वो चीज़ें कारआमद नहीं रहीं तो ऑब्वियसली ह्यूमन एरर होता है हर जगह में, तो उन्होंने फिर चैटबॉट की तरफ फ़ोकस किया। और ये है कि इसमें बहुत सी चीज़ें थी जो आप जो ना निग्लेक्ट कर देते, चलो कोई नहीं चैटबॉट है उसको ज़रा हैंडल कर लेगा, लेकिन चैटबॉट भी हर चीज़ को हैंडल नहीं कर सकता। तो उसके बाद अब क्या आया है कि अब हर वेबसाइट पे आप देखें ना तो एआई इंटीग्रेशन लाज़मी लिखा होता है। अब वो क्या करते हैं कि चैटबॉट जो है ना उसको एआई के साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं। अगर आप के रिकमेंडेड क्वेश्चन में वो क्वेश्चन नहीं भी पूछता है, कोई रैंडम क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो एआई क्या करता है आपकी पूरी वेबसाइट को रीड करता है, ठीक है? और उसमें से कोई जो है ना उनको लगता है कि ये प्रॉपर आंसर बनता है इसका, तो वो आंसर उनको प्रोवाइड कर देता है। और मज़ीद क्या करता है कि
आपकी कोई रिकमेंडेड प्रोडक्ट्स हैं, मतलब आपकी प्रोडक्ट रेंज है, आप सपोज़ करें आपकी एक स्किन केयर की वेबसाइट है, कस्टमर आता है उसको समझ नहीं आ रही कि मुझे क्या चीज़ बाय करनी चाहिए, इसमें क्या-क्या इंग्रीडिएंट है, मुझे एलर्जी नहीं तो नहीं होगी इन चीज़ों से। तो ये चीज़ें जो है ना, जब वो हम हमारे चैटबॉट से पूछते हैं तो चैटबॉट फिर क्या करता है, हमारी सारी पूरी वेबसाइट की प्रोडक्ट्स पे जाता है, उनके इंग्रीडिएंट्स पे जाता है, ठीक है? और वो देखता है कि किन-किन प्रोडक्ट से किस-किस स्किन टाइप को एलर्जी हो सकती है, उसको रीड करता है, ठीक है? उसके बाद उस कस्टमर को वो रेकमेंड करता है कुछ प्रोडक्ट्स जो उसके लिए बेहतर हो सकती हैं, ठीक है? तो ये बहुत बहुत ही ज़्यादा अच्छा इनिशिएटिव था। अच्छा जी, उसके बाद है ड्रॉप शिपिंग। इसमें क्या होता है कि एक सेलर है, ठीक है? वो मैन्युफैक्चरर नहीं है, सेलर है। उसने क्या करना है कि प्रोडक्ट लेनी है किसी और कंपनी से, ठीक है? और उसको लिस्ट करता है ऑनलाइन। उसके बाद जब सेल हो जाती है तो ऑब्वियसली जब कोई कस्टमर परचेज़ करेगा वो तो डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर से परचेज़ करेगा ना। हम सेलर की बजाय आप उसको मिडलमैन कह लें, जो हम ये है ना, कि वो ऑब्वियसली मैन्युफैक्चरर से परचेज़ करेगा तो इसको क्या मिलेगा, इसको उसका एक परसेंटेज मिलेगी, ठीक है? इसमें अब होता क्या है कि ड्रॉप शिपिंग में अगर हम इस्लामिक पर्सपेक्टिव से देखें ना, तो ड्रॉप शिपिंग में हम ऐसा नहीं कर सकते, हमें बताना पड़ेगा कस्टमर्स को या जिस जो भी हमसे परचेज़ कर रहा है कि ये प्रोडक्ट हमारी नहीं है, हम किसी और से लेके परचेज़ कर रहे हैं, परचेज़ कह रहा हूँ, आपको सेल कर रहे हैं। तो ये चीज़ें मेंशन करना लाज़मी होती हैं अगर आपकी एक ड्रॉप शिपिंग वेबसाइट है ना, तो ये इस्लामिक पर्सपेक्टिव से ये चीज़ें बताना ज़रूरी होता है। तो हमारा फ़ोकस इस पे नहीं होगा, ठीक है? मैं कभी भी ड्रॉप शिपिंग को प्रेफ़र नहीं करता हूँ, ठीक है? क्योंकि इसमें बहुत सी कॉम्प्लेक्सिटीज़ आती हैं। इसमें इसका जो ना बहुत सी रिस्क इसमें इन्वॉल्व होते हैं कि सप्लायर के पास वो चीज़ है, नहीं है, आपको नहीं पता, ठीक है? आपका ऑर्डर आ जाए, सप्लायर के पास वो चीज़ ना हो तो आपका ट्रस्ट ख़राब होगा, ठीक है? आपकी वेबसाइट पे नेगेटिव रिमार्किंग आएगी, नेगेटिव रिव्यूज़ आएँगे, तो ये चीज़ें, एक तो ये चीज़ है, दूसरा इस्लामिक पर्सपेक्टिव से जो मैंने बात की है, तो आप उसको जब हर प्रोडक्ट के नीचे ये लिखा होगा कि ये जो है ना हम इसके मैन्युफैक्चरर नहीं है या सेलर नहीं है, हम बस आपको जो है ना मिडलमैन एज़ अ मिडलमैन काम कर रहे हैं, तो ये चीज़ें एक कोई ट्रस्टवर्दी नहीं होती हैं, ठीक है? तो ये चीज़ें हम इनको निग्लेक्ट ही करेंगे जितना कर सकेंगे, ठीक है? उसके बाद आती है इन्फ्लुएंस मार्केटिंग। इसमें क्या करते हैं कि एक ब्रांड जो होता है ना, वो कोलैबोरेट करता है एक इन्फ्लुएंसर के साथ। वो सोशल मीडिया का इन्फ्लुएंसर भी हो सकता है, ठीक है? वो कोई ब्लॉगर हो सकता है, कोई व्लॉगर हो सकता है, ठीक है? उसको क्या करते हैं कि आपने हमारी प्रोडक्ट्स को प्रमोट करना है। ये बहुत कॉमन है आजकल। इसमें टिकटॉक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब बहुत कॉमन है। इसमें क्या होता है कि जो इन्फ्लुएंस पे ट्रस्ट करते हैं ना जो लोग, वो इस ब्रांड के कस्टमर बन जाते हैं। इनके फॉलोअर्स ब्रांड्स के लिए क्या हैं? कस्टमर्स। जब तक बाय करते हैं तो कस्टमर, अगर वो बाय नहीं करते तो वो पोटेंशियल कस्टमर्स होते हैं कि वो उनके पास पोटेंशियल है बाय करने की, लेकिन अभी वो बाय नहीं कर रहे हैं। तो ये चीज़ इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग में आती। उसके बाद एक चीज़ है सोशल कॉमर्स।
जैसे कि ये वर्ड खुद ही बताता है कि आप जो है ना किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू सेल कर रहे हैं, आइदर इंस्टाग्राम है, आपकी फेसबुक है, आपकी टिकटॉक है। अब तो टिकटॉक ने अपनी शॉप भी बना ली टिकटॉक शॉप के नाम से, वो भी शॉपिफाई की तरह ही काम करती। अच्छा, उसके बाद व्हाट्सएप है, इसको मैं लाजमी ऐड करना चाहूँगा, व्हाट्सएप। अच्छा, तो व्हाट्सएप पे भी जो है ना चैनल्स आ गए, और ये सोशल कॉमर्स पे भी हम जो है ना बात करेंगे, और इसको हमने अपनी जो भी जर्नी होगी उस पे हमने इसको लाजमी यूज़ करना है। सोशल कॉमर्स को हम जो भी वेबसाइट बनाएंगे उसका एक डेडिकेटेड इंस्टाग्राम पेज होगा, उसका एक एफपी पेज होगा। टिकटॉक मैं यूज़ नहीं करता, ना ही मुझे कोई पसंद है, लेकिन अगर आप लोगों में से उनका कोई मैनेज करना चाहेगा तो वो ज़रूर, हम टिकटॉक को भी इसको अप्रोच करेंगे, व्हाट्सएप को भी अप्रोच करेंगे। तो इसके एक्चुअली दो जो ना यूजेस हो सकते हैं। एक तो टू सेल, जिस तरह हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि हम अपनी प्रोडक्ट को सेल करेंगे। दूसरा टू प्रमोट। प्रमोट क्या करना है, हमने अपनी मेन वेबसाइट को, जो भी हमारी मेन वेबसाइट होगी उसको प्रमोट करने के लिए हम सोशल मीडिया का यूज़ कर सकते हैं। हम इंस्टाग्राम पे प्रमोशंस चला सकते हैं, एड्स चला सकते हैं, ये और ये कोलैबोरेटिव होते हैं। इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, इन तीनों के कोलैबोरेटिव होते हैं। ठीक है, मीन्स किसी एक जगह पे चलाएंगे आप ऐड तो वो तीनों जगह पे चलती है। इसके अलावा अगर ऐड की बात करें तो यहाँ पे जो ना गूगल पे भी ऐड चलते हैं, जो वेबसाइट के लिए बहुत अच्छे होते हैं। इन्हें पीपीसी एड्स कहते हैं, पे पर क्लिक ऐड। इसमें जो ना इसको भी हम डिटेल में इसके बारे में बात करेंगे। इसके अलावा ये एक्स पे ऐड चलते हैं, जो पहले ट्विटर के नाम से जानी जाती थी। इसके अलावा लिंक्डइन पे ऐड चलते हैं, इसके अलावा पिंटरेस्ट पे ऐड चलते हैं। ऐसी कौन सी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जिस पे ऐड नहीं चलते मुझे नहीं पता, लेकिन मेरा ख्याल है कि तकरीबन सब पे ही जो है ना ऐड चलते हैं। अच्छा, अब हम देखेंगे, ये हमने कवर कर लिया है कि इसके करंट ट्रेंड्स हैं कि अभी अभी तक क्या चल रहा है ई कॉमर्स में, जो आपको पता होना चाहिए। उसके बाद है वाई मैटर। ये ई कॉमर्स इतना मैटर क्यों करती है किसी भी बिजनेस के लिए, ये गेम चेंजिंग किस तरह से हो सकती है। इसमें सबसे पहली बात है कि मैसिव ग्लोबल रीच। पहले क्या होता था कि जब एक कंपनी, वेल नोन कंपनी किसी अपने बिजनेस को एक्सपैंड करना चाहती थी, उनको दूसरी कंट्री में जाने के लिए क्या करना पड़ता था, वहाँ की इंफ्रास्ट्रक्चर को समझना पड़ता था, लॉज को समझना पड़ता था। वहाँ के लोकल पार्टनरशिप के थ्रू जा सकते थे, या फ्रेंचाइजिंग के थ्रू जा सकते थे, या वहाँ जाके अपनी की नई ब्रांच बना सकते थे। लेकिन अब क्या होता है कि वो वहाँ के कस्टमर को कवर करने के लिए उन्हें ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। वो बस जो है ना ऐड चलाते हैं, जिसको किसी भी एरिया में हम जो है ना ऐड चलाते हैं। जैसे हम पाकिस्तान में रहते हुए भी यूएस की मार्केट में ऐड चला सकते हैं। वहाँ पे डिलीवरी कैसे देनी है बात का मसला है, लेकिन वहाँ पे ऐड चलाना कोई मुश्किल नहीं है। अच्छा, उसके बाद चेंजिंग इन कंज्यूमर हैबिट। अगर हम अपनी ही बात करें ना, अगर हमने कोई चीज़ ख़रीदनी तो हम क्या करते हैं कि हम पहले उसको ऑनलाइन देखते हैं, उसकी रेट्स देखते हैं, उसकी क्वालिटी चेक करते हैं, उसकी डिफरेंशिएशन देखते हैं कि इस पे अच्छा यहाँ से इस रेट पे मिल रही है, यहाँ पे इस रेट से मिल लेनी। अगर हमने बेशक फ़िज़िकली भी हो, लेकिन ऑनलाइन उसकी जो है ना हम कोशिश करते हैं कि इसको जितना ज़्यादा जो है ना डिटेल में स्टडी कर सकें, तो हम जो है ना उतना ज़्यादा इसको ग्रैस्प कर सकेंगे। और सेम यही चीज़ है कि कंज्यूमर को बेनिफिट है इस चीज़ में, इसलिए ये बहुत ज़्यादा मैटर करती है। कंज्यूमर को ईज़ है,
सेफ्टी है, उनको घर बैठे-बैठे चीज़ें मिल जाती हैं। ये बहुत सी चीज़ें हैं जो जिसकी वजह से ना कंज़्यूमर की हैबिट चेंज हो रही है। वो फ़िज़िकल शॉपिंग इतना पसंद नहीं करता है इन अनलेस अनटिल वो पाकिस्तान में हो, क्योंकि यहाँ पे जो है ना ई-कॉमर्स क्लॉथिंग में, शूज़ में, ठीक है, बहुत बहुत जो है ना 2 नंबर ही इनमें। नो डाउट अच्छे ब्रांड्स भी हैं, लेकिन ज़्यादातर यही है कि चलो एक दफ़ा तो जाए ना यार। फिर वो जो ऐसे एक दफ़ा कोई ऑर्डर कुछ आता है, भेज कुछ देते हैं। अच्छा। इनोवेशंस इनोवेशंस एज सच ये नहीं कि आपने कोई न्यू चीज़ बनाई। इनोवेशन एज सच के एक वही चीज़ जो आप फिज़िकली बाय कर रहे हैं उसको आप किस तरह से ऑनलाइन बाय कर सकते हैं डिफरेंशिएशन के साथ कि जो है ना हम देखते हैं कि एक जान माज़ है, हम फिज़िकली बाय कर रहे हैं और एक उसी की कैंपेन चल रही है इंस्टाग्राम, उसमें क्या डिफरेंशिएशन होगी, ठीक है? उसमें उसको ऑब्वियसली उसके बेनिफिट्स बताएँगे, उसका जो है ना क्वालिटी को डिस्कस करेंगे, उसमें बहुत सी चीज़ें जो है ना इस चीज़ में उनकी हेल्पफुल होती हैं कि वो इनोवेट, इसको इनोवेशन कह लें या कह लें इसको क्रिएटिविटी, ठीक है? सेम चीज़ आप बेच रहे हैं, सेम कस्टमर्स को, आपकी कस्टमर भी वही है, चीज़ भी वही है, बेच आप न्यू तरीके से रहे। दैट इज़ क्रिएटिविटी, जो कि ई-कॉमर्स में ज़्यादा है बजाय इसके कि आप फिज़िकल स्टोर में इस तरह की चीज़ें देखें, ठीक है? तो यहाँ तक आपका जो है ना लेसन 2 कंप्लीट हो गया। अच्छा, पार्ट 3 जो हमने डिस्कस करना है ना डिटेल में, वो यहाँ पे नज़र आ रहा है। अच्छा, बेनिफिट्स एंड चैलेंजेस, इसके बारे में हमने पहले बात की थी लेसन नंबर 1 में, लेकिन लेसन नंबर 3 में हम मज़ीद डिटेल में इस चीज़ के बारे में जो है बात करेंगे, ठीक है? तो अभी तक यहाँ तक जो है ना हमारा कंप्लीट हो गया है पार्ट 2। आज का लेसन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। तो इसके अलावा मेरी कुछ क्वेरीज़ होंगी, जो मिनी टास्क्स होंगे जो मैं आपको दूँगा, वो मैं अभी आपको ग्रुप में सेंड कर देता हूँ।